नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं मंजीत यादव आपका फिर से कल्प क्लासेज में स्वागत करता हूं। और हम लोग यहाँ पर जो हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट था उस पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले हमने हिस्ट्री शुरू की थी और हिस्ट्री के अंदर हमने पहला जो राजा पढ़ा था राजस्थान का, वो हमारे पास कौन सा था? राज सिंह। तो जो आज हम राजा पढ़ने वाले हैं या जिस हम राजपूताना शासक को पढ़ने वाले हैं वो हैं मान सिंह। ठीक है, तो आज हम मान सिंह के बारे में बात करेंगे और मान सिंह के बारे में लगभग लगभग एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और मान सिंह एक मतलब बहुत ही प्रभावशाली जो राजा है उसके रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान सिंह को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान सिंह का जन्म कब हुआ। तो मान सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1550 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1550। और कहाँ हुआ था? मौजमाबाद के अंदर हुआ था, जो कहाँ पर है? आपके जयपुर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई जो मान सिंह का जन्म हुआ था वो मान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वो 1550 में मौजमाबाद जयपुर के अंदर हुआ था। इसके बाद हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है उसके अंदर क्या है कि राजपूत और मुगल संबंध हैं। ठीक है, कि राजपूतों में और मुगलों के अंदर क्या क्या संबंध रहे थे और उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक हमारे पास जो राजपूताना शासक है उनके नाम दे रखे हैं, जिनमें एक कौन था आपके पास? मान सिंह था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जब 1500 जो 62 ईस्वी होती है, 1562 के अंदर क्या होता है? मान सिंह अपने दादा भारमल के साथ क्या होता है? मुगल दरबार के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। और वहां पर जो मान सिंह होता है उसको क्या करते हैं अकबर अपनी जो अपना जो बोले महल बोल दें, अपना दरबार होता है उसके अंदर रख लेते हैं। तो वो 1550 में इनका जन्म होता है और 1562 के अंदर ये मुगल दरबार के अंदर अपने दादा किसके साथ? भारमल के साथ क्या होते हैं? उसके दरबार में उपस्थित होते हैं, अकबर के दरबार में उपस्थित होते हैं और किसकी सेवा में चले जाते हैं? मुगल सेवा में चले जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त उनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 12 वर्ष की। ठीक है, तो 12 वर्ष की आयु के अंदर आपके मान सिंह मुगल दरबार के अंदर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अब देखो आरपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन ये जो आपके मान सिंह थे उसके समकालीन मुगल शासक कौन थे? तो एक तो अकबर थे और अकबर के अलावा कौन था? जहांगीर था। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। और अकबर ने इनको कितने? 5000 का मनसब दिया था। ठीक है, जब इनका राज तिलक हुआ था और आगे जाके ये 7000 के मनसब में क्या हो गया था? कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे लंबे समय तक मुगल सेवा करने वाला कोई राजपूत अगर शासक था तो वो कौन था? मान सिंह। ठीक है, सबसे लंबे समय तक इसने क्या की थी? मुगल सेवा या मुगल दरबार के अंदर अपनी सेवा दी थी। 12 वर्ष की उम्र से लेकर इनकी मृत्यु तक ये लगातार क्या रहे? मुगल सेवा के अंदर रहे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इनके कुछ अभियान हैं। इनको हम देखो सबसे पहले सुपरफिशियली देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि भाई इसने कौन कौन सा अभियान कब कब किया था। इसके बाद हम इनकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे या डेप्थ में हम इनको क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 1569 के अंदर इन्होंने कौन सा अभियान किया था? रणथंबोर अभियान किया था और ये इनका प्रथम सैनिक अभियान था। ठीक है, इससे पहले ये किसी भी अभियान पर नहीं गए थे। तो इनका जो पहला अभियान कौन सा था या पहला जो युद्ध के अंदर जो गए वो किस में गए थे? रणथंबोर में गए थे। दूसरा अभियान इनका 1573 के अंदर हुआ और वो कौन सा अभियान था? डूंगरपुर। ठीक है, अभी डूंगरपुर अभियान के बारे में अपन बात करेंगे आगे। फिर 1573 के अंदर ये महाराणा प्रताप के शिष्टमंडल के रूप के अंदर गए। ठीक है, अकबर ने जो शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा था? महाराणा प्रताप को भेजा था। ठीक है, कि आप महाराणा प्रताप को क्या कराओ? स्वाधीनता स्वीकार कराओ। ठीक है, ताकि जो मुगल और जो मेवाड़ के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चला आ रहा था वो युद्ध क्या हो जाए बेटा? आपका खत्म हो। इसके बाद 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध था, इसे भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। और ये पहला स्वतंत्र अभियान था। ठीक है, अब देखो प्रथम सैनिक अभियान मतलब ये युद्ध के अंदर गया था पर इसके पास साथ दूसरा सेनापति भी था। जबकि पहला जो आपके पास स्वतंत्र अभियान था वो कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसे हम आगे जाकर डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। 1581 के अंदर काबुल अभियान, हम आगे इसको भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। और 1585 के अंदर इसे काबुल का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सूबेदार या गवर्नर बना दिया। कब? 1585 से 1587 तक ये इस पद पर रहा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो मानसिंह है, मानसिंह को काबुल का गवर्नर कब बनाया गया? 1585 से 1587 के बीच में ये क्या रहा? काबुल के अंदर क्या रहा? गवर्नर रहा। फिर 1587 से लेकर 1594 तक ये क्या रहा बेटा? आपके बिहार का सूबेदार रहा।
फिर क्या हुआ, ये उड़ीसा अभियान पर भी गया, कब, 1592 में। आगे जाके हम इन सभी अभियानों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक आउटलाइन है ताकि आपके दिमाग में रहे कि मान सिंह ने कौन कौन सी सन में कौन कौन से अभियानों में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद 1594 से 1603 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा और लगभग लगभग ये 11 साल तक क्या रहा, बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, और बंगाल पर जब इसने आक्रमण किया था तो उसके बारे में भी कुछ रोचक किस्से हैं जिनको हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। फिर 1605 से लेकर 1614 तक ये बंगाल व दक्षिण भारत का क्या रहा, गवर्नर रहा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण भारत और बंगाल का जो ये गवर्नर रहा था वो किस किस सन के बीच में रहा था, तो 1505 से लेकर 1605 से लेकर 1614 के बीच में बंगाल और दक्षिण भारत का क्या रहा, गवर्नर रहा। और इसकी 1614 के अंदर एलिचपुर के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये डेटा था, ये सुपरफिशियल डेटा था मानसिंह के बारे में जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसके अभियान की बात करते हैं और वो कौन सा था, रणथंबोर अभियान। और रणथंबोर अभियान कब हुआ, 1569 के अंदर। और ये इसका पहला क्या था, प्रथम सैनिक अभियान था। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई जो आपका मानसिंह था वो रणथंबोर अभियान के अंदर स्वतंत्र सेनापति नहीं था, इसके साथ दूसरा सेनापति भी था। और वो सेनापति कौन थे, इनके पिता थे कौन, भगवंत दास। मतलब ये भगवंत दास के नेतृत्व के अंदर रणथंबोर अभियान में क्या हुआ था, शामिल हुआ था। और वहां पर क्या की थी, जो हाडा थे, सुरजन सिंह हाडा, ये लिखा हुआ आपका, सुरजन सिंह हाडा को क्या किया था, मुगल स्वाधीनता क्या कराई थी, स्वीकार करवाई थी। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो प्रथम इनका अभियान था वो कौन सा था, रणथंबोर अभियान था। कब हुआ, 1569 के अंदर हुआ। ठीक है, क्या ये स्वतंत्र सेनापति थे यहां पर, नहीं, मानसिंह यहां पर स्वतंत्र सेनापति नहीं थे। फिर इनके साथ कोई दूसरा सेनापति भी उपस्थित था। तो वो दूसरा सेनापति कौन था, इनके पिता खुद भगवंत दास थे। और उनके नेतृत्व के अंदर मानसिंह ने क्या किया, रणथंबोर पर आक्रमण किया और सुरजन सिंह हाडा को वहां पराजित किया और फिर हाडाओं को मुगल स्वाधीनता क्या कराई, स्वीकार करवाई। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मुगल स्वाधीनता स्वीकार कराई। और इस समय रणथंबोर पर किसका, बूंदी के हाडाओं का क्या था, शासन था, जो हमने पहले भी बात कर ली, सुरजन सिंह हाडा। यानी कि किसका शासन काल था आपके पास रणथंबोर पर, बूंदी के हाडाओं का क्या था बेटा, शासन था। इसके बाद डूंगरपुर अभियान, देखो डूंगरपुर अभियान कब हुआ, 1573 के अंदर। ठीक है, 1573 के। अब देखो ये आपका क्या है, हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। राजस्थान में यहां पर हमारे पास क्या पड़ता है, डूंगरपुर पड़ता है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है। ठीक है, अब जब आपके मानसिंह क्या कर रहे थे, अपने पिता भगवंत दास के साथ गुजरात अभियान से वापस लौट रहे थे, तो इन्होंने किस पर आक्रमण किया बेटा, डूंगरपुर पर भी क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि गुजरात अभियान से लौटते समय अपने पिता भगवंत, देखो गुजरात यहां पर पड़ रहा है तो लौटते समय यहां डूंगरपुर है, तो अपने पिता भगवंत दास मानसिंह अपने पिता भगवंत दास के साथ डूंगरपुर के महारावल आस्करण का क्या किया, दमन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डूंगरपुर के जो महारावल थे कौन, आस्करण, उस आस्करण को हराया या उसका दमन किया वो किसने किया था, मानसिंह ने किया था। और कब, गुजरात से लौटते समय। ठीक है, ये गुजरात अभियान पर गए थे और गुजरात अभियान से लौटते समय इन्होंने आपके डूंगरपुर पर भी आक्रमण किया और महारावल आस्करण को क्या किया बेटा, वहां पर हराया। इस संघर्ष के अंदर आस्करण के दो भतीजे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से अभियान के दौरान आस्करण के दो भतीजे थे जो मारे गए, तो वो डूंगरपुर अभियान के दौरान मारे गए। और किसने मारा था, मानसिंह ने मारा था, जिनका नाम क्या था, दुर्गा और बाघा। ठीक है, तो आस्करण के दो भतीजे मारे गए, कौन कौन, दुर्गा और बागा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आरपीएससी अभी जो आपके एग्जाम ले रही है वो थोड़े डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लो, आरपीएससी का ले लो या फिर अधीनस्थ बोर्ड का जो कर्मचारी चयन बोर्ड होता है वो भी आजकल क्या कर रहा है, डेप्थ में जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग केवल डूंगरपुर अभियान याद रखते थे कि डूंगरपुर अभियान हमारे पास कब हो रहा है, 1573
73 के अंदर हो रहा है, ये हम याद करते थे और हमारा काम चल जाता था। बट हमको अब डिटेल से याद करना पड़ेगा कि भाई डूंगरपुर अभियान जब 1573 के अंदर जब हमारे पास हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि गुजरात डूंगरपुर के आसपास का इलाका है, तो जब ये गुजरात अभियान से लौट रहे थे तो डूंगरपुर पर भी इन्होंने आक्रमण किया। उस समय डूंगरपुर पर किसका राज था? महारावल आस्करण का राज था। इन्होंने महारावल आस्करण को पराजित किया और इस संघर्ष के अंदर जो महारावल आस्करण थे उसके दो भतीजे दुर्गा और बाघा क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए या फिर मारे गए। ठीक है, इसके बाद देखो द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में भी किसको भेजा? द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह को भेजा। अब देखो द्वितीय शिष्टमंडल क्या है कि जो मुगल जो सल्तनत थी वो लगातार मेवाड़ पर आक्रमण कर रही थी और महाराणा जो प्रताप था वो स्वाधीनता स्वीकार करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महाराणा प्रताप पर लगातार मुगलों ने आक्रमण किए। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि जयपुर के जो कछवा राजवंश है, ठीक है, कछवा राजवंश जिसके अंदर हमारे मान सिंह आते हैं, ये पहले ही स्वाधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो आपके पास जो जयपुर का कछवा राजवंश है ये पहले ही क्या कर चुका था? स्वाधीनता स्वीकार कर चुका था और 12 वर्ष की आयु में मानसिंह अकबर की जो शरण था या अकबर की स्वाधीनता थी उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये जब आपके मेवाड़ वाले जो शासक थे महाराणा प्रताप ये लगातार झुक नहीं रहे थे और आपके अकबर ने लगातार इन पर आक्रमण किया, तो ये अकबर की बात कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप मान नहीं रहे थे। तो महाराणा प्रताप ने सोचा क्यों ना एक राजपूत शासक को भेजूं, तो क्या पता महाराणा प्रताप समझ जाए और इस संघर्ष को विराम दे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मानसिंह को भेजा अकबर ने कि बोलो आप जाओ और महाराणा प्रताप को समझाओ कि क्यों ना आप इस युद्ध का क्या कर दो, या जो ये संघर्ष मुगल और मेवाड़ों का जो संघर्ष चल रहा है इसको हम क्या कर दें? खत्म कर दें। ठीक है, उस वक्त सिसोदिया राजवंश वहां हुआ करता था, तो बोला सिसोदिया और आपके पास जो मुगल संघर्ष है इसको समाप्त किया जाए और एक संधि तय की जाए जिसके अंदर क्या हो कि आपके मेवाड़ रियासत है वो मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कर ले। तो जब मानसिंह द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में वहां पर जाते हैं तो मानसिंह को वहां पर बैठा दिया जाता है आपके पास मेवाड़ के अंदर, महल के अंदर, कि बोलते हैं राणा जी अभी आने वाले हैं, आप यहाँ वेट करो, आप उनका इंतजार करो। ठीक है, तो मानसिंह बैठे हैं, बहुत समय गुजर जाता है पर महाराणा प्रताप नहीं आते। जब मानसिंह बैठे रहते हैं तो उस वक्त आप कुछ समय के बाद वहां पर कौन आते हैं? वहां पर आपके जो आपके अमर सिंह होते हैं महाराणा प्रताप के बेटे, वो अमर सिंह आता है। और अमर सिंह आते हैं तो उसको मान सिंह बोलते हैं कि अपने पिता को बुलाओ, भाई तुम क्यों आए हो, तुम्हारे पिता से बात करनी है। तो उस वक्त अमर सिंह बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पिता कौन है? तो वो बोलते हैं भगवंत दास। तो बोला मेरे पिता कौन है? बोले आपके पिता तो महाराणा प्रताप हैं। ठीक है, तो वो बोलता है कि आप भी तो भगवंत दास के पिता बेटे हो, ठीक है, और मैं महाराणा प्रताप के बेटा हूं, तो बेटे से बेटा ही मिलेगा और बाप से बाप मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपसे मैं ही मिलूंगा, महाराणा प्रताप नहीं मिलेंगे। तो ऐसा सोच ये जब शब्द अमर सिंह ने मान सिंह को बोले तो मान सिंह वहां से क्रोधित होकर निकल जाते हैं और द्वितीय शिष्टमंडल भी क्या होता है? फेल हो जाता है। क्या? मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार कराने से किसको? मेवाड़ राजवंश को। ठीक है, तो द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में भेजा था। कब भेजा था आपको? 1573 में भेजा था। तो अकबर ने महाराणा प्रताप की स्वाधीनता स्वीकार कराने हेतु या इसको समझाने हेतु द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह को भेजा था, परंतु वो क्या नहीं करा पाया था? उनको स्वाधीनता स्वीकार नहीं कराया था और महाराणा प्रताप ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया था। क्या स्टोरी घटित हुई थी, क्या कहानी घटित हुई थी, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, कि वहां पर जो आपके पास अमर सिंह था, उस अमर सिंह ने इस बात को डिक्लाइन कर दिया था। नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी का युद्ध, और सभी लोग वाकिफ हो। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये क्या था आपके पास? हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये हल्दी घाटी का युद्ध पहला स्वतंत्र सैनिक अभियान था। किसका? मान सिंह का। इससे पहले जो अभियान था उसमें वो अपने पिता भगवंत दास के साथ गए थे। ठीक है, तो वो उनका हम स्वतंत्र सैनिक अभियान नहीं बोल सकते, यहां पर ये खुद सेनापति के रूप में गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या किया कि जो आपके पास अकबर था, अकबर ने दो राजपूत शासकों को हुई, दो राजपूत जो शासक थे उन्हीं को आपस में लड़ा दिया। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उसमें मान सिंह भी थे और एक हमारे पास महाराणा प्रताप भी थे। दोनों राजपूत शासक थे, एक जैसी रियासतें थी, फिर भी दोनों के अंदर लड़ाई हुई। तो क्या हम महाराणा प्रताप को सही बोले कि मान सिंह को सही बोले?
देखो, यहां पर मान सिंह की कोई गलती नहीं थी। मान सिंह ने बचपन के अंदर ही क्या कर लिया था, संविधानता स्वीकार कर ली थी, या हम बोल रहे हैं कि उन्होंने मुगल दरबार में वो शामिल हो गए थे 12 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है, तो मान सिंह बोले तो एक योद्धा, तो बहुत तगड़ा योद्धा था भाई, योद्धा में कोई कमी नहीं थी, आजीवन उसने युद्ध लड़े और ऐसा कोई युद्ध नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध को बोल दे, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला, न तो इसमें महाराणा प्रताप जीते, न इसके अंदर मान सिंह जीते। ठीक है, तो ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। पर कई राइटर इसको बोलते हैं कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, कई राइटर बोलते हैं कि महाराणा जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो आपके अकबर ने जीता था, जिसमें मान सिंह सेनापति बन के आया था। पर वास्तव में ये क्या था, अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो यहां पर मान सिंह में कोई कमी नहीं थी, एक योद्धा ये बहुत बेहतरीन था। इसने जिंदगी में जितने युद्ध लड़े, ये काबुल ले लो, ठीक है, अफगानिस्तान तक ये गया और अफगानिस्तान तक ये जीता, और अफगानिस्तान से लेकर ये बंगाल तक आया, और बंगाल तक ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर मान सिंह हारा हो, हर युद्ध में मान सिंह जीता। तो ये इतना तगड़ा योद्धा था कि इससे मुगल जो सल्तनत थी वो भी एक बार घबराती थी कि अगर मान सिंह हमारा विरोधी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी सत्ता डगमगा सकती है। ठीक है, तो एक बेहतरीन योद्धा था। ठीक है, बस कारण ये था कि ये मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, बस इस कारण हम थोड़ा सा इसको, जितने भी काम किए मान सिंह ने उसको हम थोड़ा डिक्लाइन कर देते हैं, और अपन जो मेवाड़ शासक होते हैं उनको थोड़ा सुपीरियर रख लेते हैं या थोड़ा ऊपर की तरफ रख लेते हैं। बाकी मान सिंह ने जितने भी काम किए वो काम एक से बढ़कर एक काम थे, लगातार अपने साम्राज्य का भी विस्तार इन्होंने किया, और एक अच्छे सेनापति के रूप में ये माने जाते हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक इन्होंने लगातार क्या किए, युद्ध किए, और हर युद्ध के अंदर इन्होंने ये क्या रहे, विजयी रहे। तो यहाँ पर देखो, आपके पास हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको वैसे तो बता चुका हूं कि प्रथम स्वतंत्र सैनिक अभियान था। इस युद्ध में मान सिंह ने मुगल सेना का क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल होते हैं, और इस कारण मान सिंह को क्या करता है, अकबर इतना बौखला जाता है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह जो महाराणा प्रताप है उसको जब पकड़ नहीं पाते, तो अकबर इतना बौखला जाता है कि ये महाराणा जो आपके मान सिंह है इसको अपने दरबार में प्रवेश पर क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभियान जो इनका होता है वो होता है काबुल अभियान, और कब होता है, 1581 के अंदर, 1576 के अंदर आपके पास हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, तो यहां पर काबुल अभियान के अंदर क्या होता है, मान सिंह ने काबुल अभियान पर जाकर मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का क्या किया, दमन किया। ठीक है, जो मिर्जा हकीम खां था, इसने क्या कर दिया था, मुगल सल्तनत के विरुद्ध क्या कर दिया था, अभियान छेड़ दिया था, बिगुल बजा दिया था। तो इसका दमन करने अकबर ने किसको भेजा था, आपके मान सिंह को भेजा कि जाओ आप मिर्जा हकीम खां का क्या करो, जो ये विद्रोह कर रहा है मुगल सल्तनत के खिलाफ, उसका क्या कर दो, आप दमन कर दो। और ये वहां पर जाके मिर्जा हकीम खां को हराता है, और फिर काबुल पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो काबुल पर भी ये 1581 के अंदर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। फिर ये काबुल का सूबेदार बन जाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ये क्या बन जाता है बेटा, आपके काबुल का सूबेदार बन जाता है। ये देखो, ये रहा 1585 से लेकर 1587 हम लोगों ने पहले भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये काबुल का सूबेदार होता है तो यहां पर यहाँ क्या करते हैं, कबीले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कबीले होते हैं। तो इन्होंने 5 यवन कबीलों को हराया था, यहां लिखा हुआ होगा, ये रहा। मान सिंह ने इस दौरान 5 यवन कबीलों को हराया, और उनके झंडों का क्या किया, एक एक कलर सेलेक्ट किया। ठीक है, मान सिंह ने क्या किया, 5 कबीले थे, और पांचों कबीलों का जो कलर था झंडे का, उस झंडे के कलर से क्या बनाया, अपना एक खुद का झंडा बनाया, जो किस रंग का था, 5 रंग का। ठीक है, जब आज भी आप आमेर जाते हो तो वहां पर आपको इनका झंडा देखने को मिलता है, जो कछवा राजवंश है उसका, और वो 5 रंग का है, जिसे हम पंचरंगी झंडा भी बोलते हैं। तो कहीं आपके पास यहाँ लिखा हुआ होगा, ये रे, इनके झंडे में कितने रंग थे, 5 रंग थे, और वे 5 रंग कहां से लिए गए, 5 यवन कबीलों को हराकर लिए गए। अब देखो था क्या, इससे पहले जो आपकी आमेर था, या हम बोले आपका जो कछवा राजवंश था, उसका झंडा कैसा था, सफेद कलर का हुआ करता था। ठीक है, और सफेद कलर पर कुछ झाड़ियों जैसे आपके पास चित्र बने हुए थे। ठीक है,
तो हम बोले कि झाड़साई झंडा कहाँ देखने को मिलता है, तो वो कछवा जयपुर जो आपका राजवंश है, आमेर राजवंश है, उसके अंदर देखने को मिलता है। झाड़साई सिक्का, जहां भी झाड़साई सिक्के कहाँ चलते थे, उस झाड़साई सिक्के आपके पास कहाँ चलते थे, जयपुर के अंदर चलते थे। ठीक है, कछवा राजवंश में। झाड़साई पगड़ी की बात आ जाए तो वो भी आपकी कहाँ पर आती है, जयपुर राजवंश के अंदर आती है। तो ये सभी हम लोगों को पता होना चाहिए कि जहां झाड़साई नाम आ जाए मतलब वो कौन सा वंश है, आपके कछवा राजवंश है, मतलब जयपुर वाला राजवंश है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास जयगढ़ के अंदर जो तोप रखी हुई है, तो वहां पर जो तोप बनाने के लिए जो कारीगर लाया था मानसिंह, वो भी कहां से लेके आया था, काबुल से लेकर आया था। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि तोप बनाने के जो कारीगर थे वो आमेर कहां से लेके आया था, मानसिंह काबुल से लेकर आया था। तो पहला शासक था जयपुर का जिसने क्या किया, जो तोप बनाने का कार्य स्टार्ट किया, और वो कारीगर कहां से लेके आया, काबुल से लेके आया था। ठीक है, और आपके पास जैसे हम बात करें कि जो जयगढ़ होते हैं उसके बारे में आपको भी हिस्ट्री पता है कि इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने वहां पर क्या की थी, खुदाई की थी, और बोला जाता है कि वहां पर सोना निकला था, और कांग्रेस सरकार ने उसको पूर्ण रूप से डिक्लाइन कर दिया था। बट हम बात करें जब हम पुराने पीछे समय में जाते हैं तो उस वक्त लोग बताते हैं कि यहाँ जो जयपुर देव दिल्ली हाईवे था वो पूरा क्या हो चुका था, उसको सेना के अंडर आ चुका था, और वहां पर क्या था, ट्रक दिन रात ट्रकों का क्या था, आवागमन था। तो लोग बोलते हैं कि जयगढ़ से सोना निकला था उस टाइम पर, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने उसको क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था कि यहाँ कुछ भी हमारे को नहीं मिला। ठीक है, परंतु ऐसा बोला जाता है कि जब आपका मानसिंह काबुल पर अभियान पर गया था तो वहां से बहुत ज्यादा सोना और चांदी लूट के लेके आया था। तो उस सोने को उसने जयगढ़ के अंदर दबाया था। ठीक है, और उसी सोने को जो इमरजेंसी लगी उसके अंदर इंदिरा गांधी सरकार ने वहां से चुराया था। ठीक है, बाकी सरकार इसको डिक्लाइन करती है, सबके अपने अपने मत हैं। ठीक है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद ये बिहार के सूबेदार बने कब, 1587 से लेकर 1594 में। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इसने बिहार में किसको हराया था, पूरणमल को हराया था। ठीक है, बिहार के शासक किसको, पूरणमल को पराजित किया था। तो इस दौरान मान सिंह ने बिहार के शासक किसको हराया, पूरणमल को पराजित किया था। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, खड़गपुर के संग्राम सिंह एवं हाजीपुर के गणपत को भी क्या किया, पराजित किया था। तो बिहार के सूबेदार थे कब, 1587 से लेकर 1594 तक, और उन्होंने बिहार के शासक पूरणमल को यहां पर क्या कराया था, हराया था। इसके साथ साथ खड़गपुर के संग्राम सिंह और हाजीपुर के गणपत सिंह को भी इन्होंने क्या कराया था, पराजित किया था। और फिर देखो 1589 में भगवंत दास की मृत्यु के बाद पटना के अंदर मानसिंह का क्या होता है, औपचारिक राज्य अभिषेक होता है। ठीक है, अब देखो भगवंत दास की मृत्यु कब होती है, 1589 के अंदर। 1589 में जब भगवंत दास की मृत्यु होती है तो मान सिंह आमेर में नहीं था। ठीक है, तो ये उस वक्त कहां था, पटना के अंदर था। ठीक है, कहां पर था, पटना बिहार के अंदर था, और वहां पर इसका क्या किया जाता है, औपचारिक राज्य अभिषेक किया जाता है। बाकी फिर विधिवत राज्य अभिषेक इसका आमेर फोर्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मानसिंह के बारे में कुछ डिटेल्स थी। अभी मानसिंह खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम मानसिंह के बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आज हम लोगों ने मानसिंह के बारे में क्या क्या पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। बाकी जो शेष बजा हुआ मानसिंह है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, और उसी क्लास के साथ हमारा पार्ट जो 2 आएगा क्लास का उसमें मानसिंह खत्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं स्लाइड से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था इनका जन्म कब हुआ, 1550 के अंदर हुआ। कहां हुआ, मोजामाबाद जयपुर में हुआ था। 1562 में 12 वर्ष की उम्र में ये अपने दादा भारमल के साथ मुगल दरबार के अंदर क्या हो गए थे, उपस्थित हो गए थे। समकालिक शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अकबर और जहांगीर इनके समकालिक शासक थे। इनको 5000 का मनसब दिया गया, फिर बाद में बढ़ाकर 7000 का कर दिया गया था। जो कल हमारी क्लास होगी उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सेवा में रहने वाला राजपूत शासक था। इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो अभियान थे उनको हम एक फ्लो चार्ट के अंदर देखते हैं, एक फ्लो हम लाइंस के अंदर देखते हैं। इसके बाद हम लोग इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे जैसे हमने आज किया है कुछ टॉपिक्स का, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी और आगे का पोर्शन देखेंगे। तो 1569 के अंदर रणथंबोर अभियान में गया था, प्रथम सैनिक अभियान था। ठीक है, फिर जो प्रथम सैनिक अभियान था और किसके अंडर में गया था, अपने पिता भगवंत दास के अंडर में गया था। 1573 में इन्होंने डूंगरपुर अभियान किया। 1573 के अंदर महाराणा प्रताप के शिष्टमंडल के रूप में भी भागीदारी निभाई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, प्रथम स्वतंत्र सैनिक अभियान था। 1581 में काबुल पर गया और 1585 से 87 तक काबुल का क्या रहा, सूबेदार या फिर
गवर्नर रहा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर 1587 से 94 तक बिहार का सूबेदार रहा। 92 में ये उड़ीसा अभियान पर गया और 15 से 94 से 16 से 5 तक ये बंगाल का क्या रहा, गवर्नर रहा। कितने साल तक? 11 साल तक। 16 से 5 से 1614 तक बंगाल और दक्षिण भारत का ये क्या रहा, गवर्नर रहा। और 1614 के अंदर एलिचपुर में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रणथंबोर अभियान 1569 के अंदर हुआ था। प्रथम सैनिक अभियान था, पिता मान सिंह के साथ गया था। ठीक है, तो उनके नेतृत्व के अंदर इन्होंने जो आपके पास रणथंबोर के सुरजन सिंह हाडा का दमन किया था, उसको हराया था, उनको मुगल स्वाधीनता स्वीकार कराई थी। और उस वक्त रणथंबोर पर बूंदी के हाडाओं का क्या था, आपके पास शासन हुआ करता था। नेक्स्ट डूंगरपुर अभियान जो कि 1573 में होता है। जब ये गुजरात से लौट रहे थे तो उसी वक्त डूंगरपुर पर भी क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और वहां पर किसको हराते हैं, महारावल आस्करण को हराते हैं। और इस युद्ध के अंदर जो आस्करण के दो भतीजे थे, दुर्गा और बाघा, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा था, आपके पास मानसिंह को भेजा था। परंतु इसके अंदर महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था कि मैं मुगल स्वाधीनता मरते दम पर स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसके अंदर अकबर दो राजपूत शासकों को आपस में लड़ाता है। एक होता है अपने पास महाराणा प्रताप और दूसरा मानसिंह होता है। यह युद्ध अनिर्णायक साबित होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो महाराणा प्रताप को मानसिंह पकड़ने में असफल रहे, ठीक है, जिसके कारण अकबर बौखला जाता है और उस बौखलाहट में ये क्या करता है, मानसिंह का अपने दरबार में आने पर क्या कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। उसके बाद क्या करता है, काबुल अभियान पर जाता है 1581 में। मिर्जा हकीम खां का दमन करने के लिए भेजता है। ठीक है, और काबुल पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में काबुल का सूबेदार रहता है 85 से लेकर 87, 1585 से लेकर 1587 तक। इस दौरान ये 5 यवन कबीलों को हराता है और हराने के बाद उनके झंडे, जो 5 रंग के झंडे थे, उनसे 5 रंग का एक झंडा बनाता है, जो किसका, कछवाहा राजवंश का क्या कहलाता है, झंडा कहलाता है। इससे पहले सफेद कलर का जिस पर झाड़ियां बनी हुई थी, तो जो झाड़साई सिक्के, झाड़साई पगड़ी, झाड़साई झंडा, ये किसका आता है, कछवाहा आमेर जो जयपुर राजवंश है उसका आता है। इसके अलावा ये क्या करता है, काबुल से एक जो आपके पास तोप बनाने के जो कारीगर होते हैं उनको भी लेकर आता है। और बिहार का सूबेदार रहता है 1587 से लेकर 1594। इस दौरान मानसिंह ने बिहार के शासक पूरनमल को हराया, खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराया, हाजीपुर के गणपत को भी इन्होंने हराया या पराजित किया। और 1589 होती है, उसके अंदर भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। उस समय जो आपका मानसिंह होता है वो पटना बिहार के अंदर होते हैं और वहां पर इनका क्या होता है, औपचारिक राज्याभिषेक होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से मानसिंह को देखेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे और आपका एक क्वेश्चन इन स्लाइड से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम फिर से अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा जय भारत और जय हिंद।